Good morning everyone. Welcome back to GK today. This is नुज़हत सना. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 20th और 21st ऑफ अक्टूबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स. तो आज 2 दिन के करंट अफेयर्स कर रहे हैं और पिछले वीक में कुछ क्वेश्चंस छूट भी गए थे तो उनको आज हम लोग कवर कर लेंगे. ओवरऑल आज हम 20 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और वीडियो लेंदी ना होने पाए इसलिए हमने रिवीजन पार्ट स्किप किया है. ठीक है, तो आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल हम देखेंगे एससीओ समिट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आईएएफ वर्ल्ड स्पेस अवार्ड देखेंगे किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया. MQ-9 वे प्रेडेटर ड्रोन्स के बारे में चर्चा करेंगे कि ये किस कंट्री का है, इंडिया कौन सी कंट्री से परचेज करती है. इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इसको कब ऑब्जर्व करते हैं. हेल फायर मिसाइल्स देखेंगे. फिर इसके बाद ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम लंबाई फेस्टिवल कहाँ पे हाल ही में मनाया गया है. इंडिजिनस हाई स्पीड ट्रेन और सामर्थ्य स्कीम. ठीक है, तो ये पूरा क्रक्स रहने वाला है आज के सेशन का. ये हमारे चर्चा का विषय रहेगा. ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ. यहाँ पे मोहम्मद अरशद अली ने कमेंट किया था. गुड मॉर्निंग मैडम, आई गॉट जॉब इन एसए सोशल स्टडीज. आई एम फ्रॉम तेलंगाना स्टेट. आई फॉलो योर करंट अफेयर्स क्लासेस रेगुलरली. थैंक्स मैडम. तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद अरशद अली. विश यू लॉट ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह का प्यारा सा फीडबैक दिया है कि आपको इन करंट अफेयर्स से कुछ आउटपुट मिला है और आप इसकी वजह से सिलेक्ट हो गए हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग लाइफ. ठीक है, तो ये उन सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशन साबित हो सकता है जो लोग लगे हुए हैं किसी भी एग्जाम में. आप बस लगे रहिए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है और बहुत जल्द आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो चलिए फिर वापस अपने सेशन पे आते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ. विच सिटी होस्टेड द एससीओ समिट रिसेंटली. हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है. द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन इस्लामाबाद. इस्लामाबाद ने होस्ट की है 23rd मीटिंग ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की ऑन 16th ऑफ अक्टूबर. ठीक है, पाकिस्तान ने यहाँ पे मीटिंग को चेयर किया. फोकस था ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे डॉक्टर एस जयशंकर गए थे पार्टिसिपेट करने. इन्होंने यहाँ पे इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था. ठीक है, तो ये एक क्रूशियल डिप्लोमेटिक इवेंट रहा विद लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, रशिया एंड सेंट्रल एशिया. इस समिट का पर्पस था जो भी ऑनगोइंग टेंशंस चल रहे हैं उनको एड्रेस करना, पार्टिकुलरली इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. और इसी के साथ डिफरेंट मल्टीलेटरल डायलॉग्स को यहाँ पे प्रमोट किया गया. एससीओ की यहाँ पे अगर हम बात करें तो एससीओ को एस्टैब्लिश किया गया था 2001 में और ये इवॉल्व हुआ इनटू अ मेजर प्लेटफॉर्म सभी तरीके के सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इन अक्रॉस द यूरेशिया. इसी के साथ ये समिट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द पार्टिसिपेटिंग नेशंस. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये एससीओ समिट कहाँ पे हुई है. आंसर है ए ऑप्शन इस्लामाबाद. ठीक है, एससीओ का फुल फॉर्म आई एम श्योर आप सबको पता होगा. इट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, और कौन से साल में इसको फाउंड किया गया. तो अभी मैंने आपको बताया 2001 में इसको फाउंड किया गया था. कहाँ पे, शंघाई सिटी में. इसी वजह से इसका नाम शंघाई रखा गया है. ठीक है, कौन सी बॉडी है विद इन द एससीओ जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर एंश्योरिंग रीजनल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म एफर्ट. सो दिस इज द रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर. राइट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian recently received the IAF World Space Award for the Chandrayaan 3 mission. हाल ही में किस भारतीय को चंद्रयान 3 मिशन के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है. द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन डॉक्टर एस सोमनाथ. ठीक है, कौन है ये इसरो के चेयरमैन है और इनको ऑनर किया गया है विद द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड इनके सक्सेस के लिए फॉर द चंद्रयान 3. ओके, तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया इटली के अंदर और यहाँ पे इंडिया के अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया इन टर्म्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन. क्योंकि चंद्रयान 3 हमारा एक बहुत सक्सेसफुल मिशन रहा था और इसने हिस्टोरिक लैंडिंग की थी मून के साउथ पोल पे. कब की थी, 23rd ऑफ अगस्त 2023 को. राइट, और इसी की वजह से हम अब हर साल 23rd ऑफ अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने लगे हैं. तो इसी के साथ इंडिया पहला नेशन था जो कि लैंड हुआ नियर द मून के साउथ पोल और इसने ज्वाइन किया एक अलाइड ग्रुप को जो कि केपेबल हैं ल्यूनार लैंडिंग्स के. राइट, तो ये अवार्ड हाईलाइट करता है इंडिया के ग्रोइंग रोल को इन द ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी. फाइन, तो कौन से इंडियन हैं जिन्होंने रिसीव किया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन वर्ल्ड स्पेस अवार्ड को फॉर द चंद्रयान 3 मिशन. तो दिस इज हमारे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ. ओके,
इसरो की यहाँ पे बात करें तो फुल फॉर्म इसरो का क्या होता है और कब इसको स्टैब्लिश किया गया? फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1969 में। ओके, चंद्रयान 3 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। कौन सा व्हीकल है जिसको यूज किया गया था एज इट्स लॉन्च प्लेटफॉर्म? तो दिस इज GSLV MK3, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मेन साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे चंद्रयान 3 मिशन के? तो ल्यूनार एग्जॉस्फीयर को स्टडी करना, सिस्मिक एक्टिविटी को एक्सप्लोर करना और सरफेस कॉम्पोजिशन उसका चेकआउट करना। ओके, तो इतना ही काफी रहेगा आपके लिए। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। What is the primary purpose of the MQ-9B Predator drones recently acquired by India from the United States? हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त MQ-9B Predator ड्रोन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, सर्विलांस एंड रिकनेंस, ठीक है। तो इंडिया ने असल में 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स को एक्वायर कर लिया है फ्रॉम द कंट्री US और इन ड्रोन्स का पर्पज है सर्विलांस और रिकनेंस, ठीक है। तो ये जो ड्रोन्स हैं ये यूज किए जा सकते हैं फॉर एंटी सबमरीन एंड एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए और इसको आप फ्लाई कर सकते हैं एट ओवर 40,000 फीट और ये स्टे एयरबॉर्न होते हैं फॉर अप टू 40 आवर्स, ओके, जिससे कि ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस डील में इसकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी भी इंक्लूडेड है इन इंडिया, जिसके बाद जो भी इंडियन नेवी और एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज हैं वो काफी हद तक बूस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स ओरिजिनली US के हैं, इंडिया इनको खरीद रहा है US से और किस पर्पस के लिए इनको यूज किया जाएगा? तो सर्विलांस एंड रिकनेंस के लिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसके रिगार्डिंग? कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि MQ-9B ड्रोन्स को अलाउ करती है टू स्टे एयरबोर्न फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस 40 आवर्स तक? तो दिस इज द एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, ओके। और एस्टिमेटेड मैक्सिमम एल्टीट्यूड कैपेबिलिटी कितनी है MQ-9B ड्रोन्स की? सो दिस इज द 50,000 फीट, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Which day is observed as International Day for the Eradication of Poverty? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, 17th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। हर साल हम 17th ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं एज द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। इसका पर्पस क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द नीड कि किस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं पॉवर्टी को सभी फॉर्म्स में, और इस दिन हम इंकरेज करते हैं एफर्ट्स को जिससे कि एक जस्ट, इंक्लूसिव और इक्विटेबल वर्ल्ड क्रिएट किया जा सके। स्पेशल अटेंशन दी जाती है उन लोगों को जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हम ऑब्जर्व करते हैं 17 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलफायर मिसाइल्स विच वर सीन इन द न्यूज आर डेवलप्ड बाय विच कंट्री? हेलफायर मिसाइलें जो समाचारों में देखी गई किस देश द्वारा विकसित की गई हैं? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया ने US के साथ मिलकर एक डील साइन की है जिसमें कि ये 170 AGM-114R हेलफायर मिसाइल्स परचेज कर रहे हैं। ये जो मिसाइल होती हैं ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये लेजर गाइडेड मिसाइल्स हैं, शॉर्ट रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हैं जिनको कि US मिलिट्री यूज करती है और ना सिर्फ US मिलिट्री बल्कि इनके 30 एलाइज भी, ठीक है। तो इसको डेवलप किया था USA ने 1972 में सोवियत टैंक्स को काउंटर करने के लिए और इसको यूज किया जाता है अगेंस्ट द आर्मर्ड व्हीकल्स, रेडार सिस्टम, हेलीकॉप्टर्स और ऐसी बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट, ठीक है। तो हेलफायर मिसाइल्स को यूज किया जाता है ऑन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स लाइक प्रेडेटर एंड रीपर ड्रोन, ओके। तो हेलफायर मिसाइल्स आजकल चर्चे में क्यों हैं? क्योंकि इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो इन मिसाइल्स को परचेज करेंगे US से, और आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री ने इसको डेवलप किया है, तो आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which organization recently released the Pathways Out of the Polycrisis, Poverty, Prosperity and Planet Report 2024? हाल ही में किस संगठन ने पॉलीक्राइसिस से बाहर निकलने के रास्ते, गरीबी, समृद्धि और ग्रह रिपोर्ट 2024 जारी करी है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और ये जो रिपोर्ट है इसमें हाईलाइट किया गया है कि क्या चैलेंजेस हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ग्लोबल पॉवर्टी रिडक्शन क्योंकि स्टाल रहा है ओवर द पास्ट 5 years ड्यू टू दिस टर्म पॉलीक्राइसिस, ठीक है। तो पॉलीक्राइसिस से आप क्या समझते हैं? ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक मल्टीपल ओवरलैपिंग क्राइसिस है, जैसे कि स्लो ग्रोथ हो गई, फ्रेजिलिटी हो गई, क्लाइमेट रिस्क और अनसर्टेनिटी वगैरह। और एक्सट्रीम पॉवर्टी इज प्रोजेक्टेड इन 2030 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी आएगी जिसमें पॉवर्टी रेट रहेगा 7.3% और ये
ऑब्वियसली बहुत दूर है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट से, क्योंकि हमारे एसडीजी में ये रिकॉर्डेड है कि किस तरह से हमें पॉवर्टी को रिड्यूस या एलिमिनेट करना है। तो ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी गैप ऑब्वियसली वाइडन हो गया है क्योंकि इनकम ग्रोथ स्लो हो गई है सिंस द पैंडेमिक, और इंडिया के अंदर एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्रॉप हुई है क्योंकि 1990 में ये डेटा था 431 मिलियन और 2024 में ये वैल्यू हो गई है 129 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस ये याद रखना है कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किस बॉडी या किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। सो दैट इज वर्ल्ड बैंक। ओके, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर्स है नाइरोबी कीनिया के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ और फैक्ट्स देखें तो कौन से साल में वर्ल्ड बैंक को फाउंड किया गया था? सो दिस इज द ईयर 1944। हेडक्वार्टर मैंने जस्ट अभी आपको बताया है, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। वेयर वॉज द 5th ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम GSS24 इनॉग्रेटेड? 5वीं वैश्विक मानक संगोष्ठी का उद्घाटन कहां पर किया गया? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, न्यू दिल्ली। 5th ग्लोबल स्टैंडर्ड सिंपोजियम को इनॉग्रेट किया है हमारे मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में। ये एक हिस्टोरिक इवेंट रहा एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। इसको ऑर्गेनाइज किया ITU ने। ITU क्या है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और लगभग 1500 पॉलिसी मेकर्स और ग्लोबल मिनिस्टर्स ने यहाँ पे अटेंड किया इस इवेंट को टू डिस्कस कि क्या फीचर है हमारे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। इस सिंपोजियम में फोकस किया गया है कि क्या रोल है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, कि किस तरह से हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो GSS24 एजेंडा सेट करता है फॉर द WTSA 2024, जिसको कि होस्ट करेगा इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। इसी के साथ ही सिग्निफिकेंट मोमेंट है फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सिंपोजियम इनॉग्रेट हो गया है, ए ऑप्शन नई दिल्ली में। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कब फाउंड हुआ था? क्या इसका ओरिजिनल पर्पस था? तो 1865 में इसको फाउंड किया गया था। पर्पस था इंटरनेशनल टेलीग्राफी को मैनेज करना। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड द लामलाई फेस्टिवल? हाल ही में किस राज्य ने लामलाई महोत्सव को मनाया है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, मणिपुर। ठीक है, यहाँ पे जो मैरिंग कम्युनिटी रहती है मणिपुर में, इन्होंने सेलिब्रेट किया है एनुअल लमलाई प्री हार्वेस्ट फेस्टिवल को। ठीक है, तो ये जो फेस्टिवल है ये असल में स्टार्ट होता है विद द ट्रेडिशनल वॉर डांस जिसको कि खौसब कहा जाता है, और ये पूरे विलेज में होता है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है मैरिंग कम्युनिटी के लिए, जहाँ पे ये अपने एंसेस्टर्स को ऑनर करते हैं और यूनिटी को प्रमोट करते हैं। विलेजर्स अपने सराउंडिंग्स को क्लीन करते हैं इंक्लूडिंग द ड्रेन्स, रोड्स एंड पाथवेज ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन। लामलाई फेस्टिवल मार्क करता है प्रिपरेशन के स्टार्ट को फॉर द हार्वेस्ट सीजन। ठीक है, तो हमें सिंपली याद रखना है कि लामलाई फेस्टिवल को किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया है। यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, मणिपुर। अगर आपसे पूछा जाए इन केस कि कौन सी कम्युनिटी ने इसको सेलिब्रेट किया, सो दैट इज द मैरिंग कम्युनिटी। ओके, मैरिंग कम्युनिटी के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देखें तो कौन से नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट में ये मैरिंग ट्राइब पाई जाती है? सो ये प्राइमरली रहते हैं मणिपुर में। और कौन सा इनका ऑक्यूपेशन है एक इंपॉर्टेंट, तो दैट इज द एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which company has manufactured India's first indigenous high-speed train? भारत की पहली स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML। ठीक है, इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है इंडिया की पहली इंडिजिनस हाई स्पीड ट्रेन को, जहां पे इसकी पीक स्पीड है 280 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, इसको फाउंड किया गया था, BEML की बात हो रही है, इसको 11 मई 1964 को फाउंड किया गया था विद सोवियत यूनियन असिस्टेंस, और ये फुली ओन होती है बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इसका हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है बेंगलुरु में, और ये फेमस है फॉर मैन्युफैक्चरिंग हैवी इक्विपमेंट, अर्थ मूविंग के लिए, रेलवेज के लिए, ट्रांसपोर्ट एंड माइनिंग सेक्टर्स के लिए। तो गवर्नमेंट ने डाइवर्स्ट किया है 25% ऑफ इट्स होल्डिंग्स इन 1992। फर्दर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हुआ 26% का विद मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर, जो कि बाद में अप्रूव हुआ। तो BEML के बारे में बस ये याद रखिएगा कि ये एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है अर्थ मूविंग इक्विपमेंट की। ठीक है, तो कौन सी कंपनी है जिसने मैन्युफैक्चर किया इंडिया की पहली इंडिजिनस हाई स्पीड ट्रेन? दैट इज द BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि BEML कब स्टैब्लिश हुआ है और किस कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से? सो 1964 में सोवियत यूनियन की हेल्प से। BEML का हेडक्वार्टर कौन से इंडियन सिटी में लोकेटेड है? सो दैट इज द बेंगलुरु सिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सामर्थ स्कीम रिसेंटली एक्सटेंडेड फॉर 2 years, फोकसेज ऑन स्किल डेवलपमेंट इन विच सेक्टर? हाल ही में 2 वर्षों के लिए बढ़ाई गई समर्थ योजना किस क्षेत्र में कौशल विकास पर केंद्रित है?
द करेक्ट आंसर हियर इज बी ऑप्शन, टेक्सटाइल। समर्थ स्कीम गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसका पर्पस था स्किल डेवलपमेंट को इन्हांस करना टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर, और इसके लिए बजट तैयार किया गया था 495 करोड़ रुपीस का फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 एंड फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 26। पर्पस था 3 लाख इंडिविजुअल्स को ट्रेन करना। फोकस है जॉब क्रिएशन इन ऑर्गेनाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जहां पे स्पिनिंग और वीविंग को एक्सक्लूड किया जाएगा। तो इस प्रोग्राम में एम्फेसाइज किया गया कि किस तरह से एग्जिस्टिंग वर्कर्स को अपस्किल किया जाए और उनको ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेक्टर्स में सपोर्ट मिल सके, जैसे कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फोकस है वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे 2.89 लाख वुमेन को ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, तो समर्थ स्कीम जिसको हाल ही में एक्सटेंड किया गया है 2 सालों के लिए, इसका फोकस है स्किल डेवलपमेंट इन द टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, समर्थ स्कीम के बारे में क्या पूछा जा सकता है, कौन से साल में इसको लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, तो 2018 में। कौन सी मिनिस्ट्री है जो ओवरसी करती है इसके इम्प्लीमेंटेशन को, सो दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। फाइन, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच नेशनल पार्क रिसेंटली इमर्ज्ड एज इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब? हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनकर उभरा है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग 446 बटरफ्लाई स्पेशीज हैं जिनको कि रिकॉर्ड किया गया है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। इसी के साथ ये सेकंड हाईएस्ट है इंडिया में आफ्टर द नामदफा नेशनल पार्क, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। राइट, तो काजीरंगा लोकेटेड है असम के गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट में। ये लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड एरिया है ब्रह्मपुत्र वैली फ्लड प्लेन का, और इस पार्क को डिक्लेयर किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर 1985। ठीक है, तो दिफालू रिवर भी फ्लो होती है थ्रू द कोर टाइगर हैबिटेट, और मोरा दिफालू रिवर फ्लो होती है अलोंग इट्स सदर्न बाउंड्री। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क हाल ही में इमर्ज हुआ एज इंडिया सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी हब। ओके, यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क की लोकेशन भी याद रखनी है आपको, कहाँ पे है ये, तो असम स्टेट में। क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, सबसे पहले कि काजीरंगा नेशनल पार्क ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस कब गेन किया, 1985 में। कौन सी 2 रिवर्स हैं जो कि एसोसिएटेड हैं इस पार्क की बाउंड्रीज के साथ, सो दैट आर दिफालू रिवर एंड मोरा दिफालू रिवर। ओके, यहाँ पे क्या यूनिक फीचर है जो कि इसको डिफरेंट बनाता है, इन द ब्रह्मपुत्र वैली लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड फ्लड प्लेन एरिया। राइट, नामदफा नेशनल पार्क की हमने बात करी जो कि पहला ऐसा हब था, तो नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी एक स्पेशीज है जो यहाँ पे कंजर्व्ड है खास तौर पे, तो दैट इज द स्नो लेपर्ड। ओके, प्राइमरी रिवर कौन सी है जो फ्लो थ्रू होती है थ्रू द नामदफा नेशनल पार्क, सो दैट इज द नाउ दिहिंग रिवर। फाइन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। Which city is the host of 7th session of the International Solar Alliance Assembly? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का मेजबान कौन सा शहर रहा? आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, नई दिल्ली। कर्टन रेजर इवेंट जो था 7th सेशन फॉर इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली, ये होस्ट किया है नई दिल्ली में, और ये सेशन जो है ये 3rd से लेके 6th नवंबर तक बेसिकली होने वाला है। ठीक है, कहाँ पे, भारत मंडपम में, जहाँ पे डिफरेंट और भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं फ्रिक्वेंटली अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया एंड को प्रेसिडेंसी ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो जो ये असेंबली है ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग बॉडी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, और यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं सारे के सारे मेंबर कंट्रीज। यहाँ पे डिस्कस हुए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि क्या इम्प्लीमेंटेशन है आईसीए के फ्रेमवर्क का, और इसी के साथ बजट को अप्रूव किया गया, साथ ही सोलर एनर्जी प्रोग्राम्स को एग्जामिन किया गया। प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो आईसीए में 120 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं और 102 इसमें फुल मेंबर्स फिलहाल मौजूद हैं। इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी को होल्ड करता है, और याद रखिएगा इसमें को प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री है, सो दैट इज द कंट्री फ्रांस। ओके, तो कौन सी सिटी होस्ट रही 7th सेशन ऑफ आईएसए असेंबली के लिए, दैट इज न्यू दिल्ली। कब फॉर्म हुआ था हमारा ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये फॉर्म हुआ था 2015 में। कौन सी 2 कंट्रीज हैं जो लीडिंग इनिशिएटर्स हैं आईसीए की, दीज आर इंडिया एंड फ्रांस। और मेन गोल क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, मेन गोल है सोलर एनर्जी के यूज को प्रमोट करना। राइट, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? मेरा हो चोंगबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, मणिपुर। मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया इस एनुअल कल्चरल इवेंट को जिसका नाम है मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल, और यहाँ पे ये इवेंट सिंबलाइज करता है स्टेट के कमिटमेंट को टू द यूनिटी बिटवीन इट्स हिल एंड द वैली कम्युनिटीज। ओके, तो ये एनुअली ऑब्जर्व होता है ऑन द 15th ल्यूनार डे ऑफ द मेरा मंथ इन द मेतेई कैलेंडर। ये इवेंट शुरू होता है विद फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी, और
ट्रेडिशनल रिचुअल्स यहाँ पे परफॉर्म किए गए। पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम रिमोट हिल एरियाज ने भी ज्वाइन किया, एक्सचेंजिंग जहाँ पे इन्होंने गिफ्ट्स एक्सचेंज किए और कल्चरल डांसेस को शोकेस किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बस याद रखिएगा कि मेरा हो चोंगबा फेस्टिवल किस स्टेट का है, आंसर है मणिपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन। हाल ही में किस संगठन ने कृषि और संरक्षण शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट जारी करी है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ठीक है, इन्होंने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। इस रिपोर्ट में इन्होंने एक्सप्लोर किया है कि क्या कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है इन बिटवीन एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और एग्रीकल्चर यहाँ पे डायरेक्टली थ्रेटन करती है 34% ऑफ स्पेशीज को ऑन द IUCN रेड लिस्ट। किस लिए? ड्यू टू हैबिटेट कन्वर्जन टू क्रॉपलैंड्स, पास्चरलैंड्स, प्लांटेशंस एंड इरिगेशन। तो इनडायरेक्ट थ्रेट्स यहाँ पे क्या क्या हैं, जैसे कि इन्वेसिव स्पेशीज हो गए, न्यूट्रिएंट लोडिंग, सॉइल इरोजन, एग्रोकेमिकल्स एंड क्लाइमेट चेंज। ऑन द पॉजिटिव साइड जो एग्रीकल्चर है वो हैबिटेट प्रोवाइड करता है फॉर अबाउट 17% ऑफ द स्पेशीज ऑन द IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने की एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन नाम की एक रिपोर्ट को रिलीज किया है? आंसर है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ठीक है, कब फाउंड हुआ था IUCN? 1948 में। हेडक्वार्टर्स IUCN का लोकेटेड है स्विट्जरलैंड में, और इसका प्राइमरी फोकस है नेचर को कंजर्व करना और हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल तरीके से यूज करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोबा 3 मिशन बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल इक्लिप्स फॉर डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन्स कोरोना। ठीक है, प्रोबा 3 मिशन को लीड किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, और इसको शेड्यूल किया गया है लॉन्च के लिए इन द मंथ ऑफ नवंबर 2024, यानी कि ये अगले महीने में लॉन्च किया जाएगा। पर्पस यहाँ पे क्या है? एक आर्टिफिशियल इक्लिप्स तैयार करना यूजिंग 2 कोऑर्डिनेटेड सैटेलाइट्स। ओके, तो ये इनोवेटिव अप्रोच है जो कि अलाउ कर रहा है डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन्स कोरोना, जो कि यूजुअली ऑब्सक्योर होता है बाय द सन्स ब्राइटनेस। ये जो मिशन है ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा एडवांस्ड फॉर्मेशन फ्लाइंग टेक्नोलॉजी को, साथ ही हमारी अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करेगा रिगार्डिंग सोलर फेनोमेना, जैसे कि सोलर फ्लेयर्स हो गए जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं स्पेस वेदर एंड सैटेलाइट ऑपरेशंस को ऑन अर्थ। राइट, तो ये जो कोलैबोरेशन है इसमें डिफरेंट तरीके के यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, साथ ही इसरो भी इसमें इन्वॉल्व है। ओके, तो प्रोबा 3 मिशन, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का है, तो याद रखिएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव सिंपली है टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल इक्लिप्स फॉर डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन्स कोरोना। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी कब स्टैब्लिश हुआ था? 1975 में। कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने ओरिजिनली फाउंड किया था इस बॉडी को? तो आंसर है बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्वीडन एंड यूके। राइट, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर्स है पेरिस, फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 16 है रिसेंटली द 8th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच सिटी। हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 8वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे इनॉग्रेट किया है 8th इंडिया मोबाइल कांग्रेस को एट भारत मंडपम ड्यूरिंग द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024। और ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने, जो कि वर्क करती है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पे ये हाईलाइट होता है कि क्या इंडिया का इनोवेशन है इन क्वांटम टेक्नोलॉजी, सर्कुलर इकोनॉमी, 6G 5G यूज केसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी और इसी तरह से और भी चीजें। तो लगभग 400 एग्जिबिटर्स और 900 के करीब स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया है फ्रॉम ओवर 120 कंट्रीज। ये जो कांग्रेस है इसमें फीचर हुए हैं लगभग 900 टेक्नोलॉजी सेशंस और डिस्कशंस विद ओवर 600 स्पीकर्स। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का लार्जेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम है जहां पे शोकेस होता है कटिंग एज सोल्यूशन एंड सर्विसेज। ठीक है, तो 8th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस कंडक्ट हुआ है नई दिल्ली शहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, तिरुवनंतपुरम। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यहाँ पे अनवील किया है पवन चित्रा को, जो कि इंडिया का सेल्फ पावर्ड पहला इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी है। कहां पे? तिरुवनंत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये एक ऑफ ग्रिड मॉनिटर है
जिसको कि पावर किया जा रहा है इंडिजिनस इंडोर सोलर सेल से। इसको डेवलप किया है CSIR NIIST ने। फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लोकल मटेरियल्स का यूज करके। तो ये जो एयर क्वालिटी मॉनिटर है ये फीचर करेगा मल्टीपल सेंसर्स को, जिससे कि आप टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह को मेजर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कैलकुलेट करेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स को, जहां पे सारे मेजरमेंट्स डिस्प्ले होंगे सिंगल स्क्रीन पे। नेस्ट एक एप्लीकेशन भी डेवलप कर रहा है जो कि यूजर्स को अलाउ करेगा टू व्यू द रीडिंग्स ऑन स्मार्टफोन्स एंड डिस्प्ले स्क्रीन्स भी पब्लिक होंगे एट द एयरपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बस याद रखिएगा कि इंडिया का फर्स्ट एयरपोर्ट बेस्ड सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट हो गई है तिरुवनंतपुरम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है, Which coal company became the first to open 4 Amrit pharmacies for affordable and accessible healthcare? कौन सी कोयला कंपनी सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा के लिए 4 अमृत फार्मेसियां खोलने वाली पहली कंपनी बन गई है? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ठीक है, ये सब्सिडरी है कोल इंडिया की और इसने इनॉग्रेट किया इंडिया की 216th अमृत फार्मेसी को। कहाँ पे? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। SECL बेसिकली फर्स्ट कोल कंपनी है अब जिसने कि ऑपरेट किया है 4 अमृत फार्मेसीज को। अमृत फार्मेसीज प्रोवाइड करती हैं जेनरिक और लाइफ सेविंग ब्रांडेड ड्रग्स, इम्प्लांट्स और सर्जिकल कंज्यूमेबल्स सब्सिडाइज रेट पे। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2015 में। और अमृत बेसिकली सपोर्ट करता है यूनिवर्सल हेल्थ केयर गोल्स को। ये कॉम्प्लीमेंट करता है स्कीम्स को जैसे कि आयुष्मान भारत हो गया टू एंश्योर द अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस। ठीक है, तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है कोल इंडिया की, ये फर्स्ट हो गई है टू ओपन 4 अमृत फार्मेसीज फॉर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर। ठीक है, कौन से साल में अमृत फार्मेसी इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था? 2015 में। और अमृत यहाँ पे जो अमृत फार्मेसी में है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो अमृत स्टैंड्स फॉर अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, कौन सी इंडियन की मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया था अमृत फार्मेसी इनिशिएटिव को? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अ मेंबर ऑफ द 5 आइज अलायंस? निम्नलिखित में से कौन सा देश 5 आइज अलायंस का सदस्य है? द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड द यूएस। असल में किस वजह से न्यूज में आया है? क्योंकि 5 आइज अलायंस जो है इन्होंने हाल ही में कनाडा कंट्री को सपोर्ट किया है और इंडिया को इन्होंने रिक्वेस्ट किया है टू कोऑपरेट विद इट्स लीगल प्रोसेस। ये अलायंस एक मल्टीलेटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है अमंग द 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड द यूएस। ठीक है, तो इसको फॉर्म किया गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 बेस्ड ऑन द यूके यूएसए एग्रीमेंट ऑफ 1946। ये अलायंस जाना जाता है फॉर ग्लोबल सर्विलांस यूजिंग द सैटेलाइट्स, टेलीफोन नेटवर्क्स एंड द फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ठीक है, तो कौन से 5 मेंबर्स हैं 5 आइज अलायंस में? दीज आर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड द यूएस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी विच 2 कंट्रीज हैव द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंटरनेट फ्रीडम? हालिया अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे खराब इंटरनेट स्वतंत्रता किन 2 देशों में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, म्यांमार एंड चाइना। चाइना की पोजीशन लास्ट है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट फ्रीडम इन द 2024 फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट जो कि देती है फ्रीडम हाउस। ठीक है, और इस रिपोर्ट में एग्जामिन किया गया इंटरनेट फ्रीडम को फ्रॉम जून 2023 अप टू मई 2024 बेस्ड ऑन एक्सेस ऑब्स्टिकल्स, क्या कंटेंट लिमिट्स हैं और यूजर्स के राइट में क्या वायलेशंस हो रहे हैं। तो चाइना ने यहाँ पे अपनी लास्ट रैंक को शेयर किया है विद द कंट्री म्यांमार, जहां पे दोनों कंट्रीज का स्कोर रहा 9 आउट ऑफ 100। ठीक है, ये लोवेस्ट है सभी कंट्रीज में जो कि इसमें एग्जामिन की गई थी। चाइना अपने एफर्ट्स को इंटेंसिफाई कर रहा है टू आइसोलेट इट्स डोमेस्टिक इंटरनेट फ्रॉम द ग्लोबल नेटवर्क। चाइनीज गवर्नमेंट ने ब्लॉक किया हुआ है इंटरनेशनल वेबसाइट्स को, यानी कि उनका एक्सेस टोटली ब्लॉक है इनकी कंट्री में, और हैवी फाइन्स ये इम्पोज करते हैं ऑन द वीपीएन यूजर्स। ठीक है, तो रिसेंट स्टडी के हिसाब से यहाँ पे डी लगा लीजिएगा। 2 कंट्रीज कौन सी हैं जिनके पास वर्ल्ड्स वर्स्ट इंटरनेट फ्रीडम है? दीज कंट्रीज आर म्यांमार एंड चाइना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे, और क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हैं तो इनको बाद में भी ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, अदरवाइज दिमाग से बहुत जल्दी स्किप हो जाएंगे। लास्ट में मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगी, और आज का जो होमवर्क है वो नेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट करंट अफेयर्स दिए हुए हैं, इनको ध्यान से पढ़िए और इनका जवाब आपको फिर कॉमेंट्स में लिखना है। आप कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और अगर आपका कोई और सजेशन है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जो लोग भी नए हैं उनको मैं फिर से बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन द जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस। ओके, तो कल फिर मिलते हैं कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.